तो आज फार्माकोलॉजी के थर्ड लेक्चर में हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बीपी की बात करूं, सबको पता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है कि 120 80 120 क्या होता है और 80 क्या होता है। तो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो वो सिस्टोलिक में अंदर आता है, सिस्टोल करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर वाला जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं उसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक का मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन कब बोला जाता है, तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि बीपी बढ़ गया और एलिवेटेड हो गया कितना 140 और 90 से ऊपर अगर बीपी चला गया तो उसको हम बोल देते हैं हाइपरटेंशन। जो नीचे वाला बीपी होता है ना, मतलब नीचे वाला जो प्रेशर होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये आगे चल के पढ़ोगे तुम। 120 मतलब 140 और 90 से अगर ज्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, और ऐसे ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसके बाद अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब अगर मान लो कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बिना किसी रीजन के ऐसे ही बढ़ गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बीपी बिना किसी कारण के बढ़ गया तो उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर मान लो किसी डिजीज के कारण हमारा बीपी बढ़ गया है तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। फ्रॉम अदर कंडीशन लाइक रीनल, मतलब हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो ब्लड फ्लो सही नहीं हो पा रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन सही नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। वेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, वेसल्स यानी जो ब्लड वेसल्स है उसमें मान लो डिपोजिशन हो रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर किसी कंडीशन के कारण बीपी अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर बिना किसी रीजन से हमारा बीपी बढ़ गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अगर मैं आगे बात कर दूं तो बीपी कैसे बढ़ता है, तो देखो ये सब ने हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये सारी की सारी साइकिल वहां पे दे रखी थी। ठीक है, तो वहीं से मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया। तो अगर मैं बात करूं, हमारी किडनी से रिलीज होता है रेनिन। ठीक है, किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन मिलती है। ठीक है, तो वहां से रिलीज होता है हमारा रेनिन। जब भी बीपी कम होता है, मान लो हमारा बीपी कम है तो हमारी किडनी से क्या रिलीज होगा, रेनिन। ये रेनिन क्या काम करता है, लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिन। ये रेनिन इस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवा देता है। किडनी से रिलीज हुआ रेनिन, रेनिन का काम सिर्फ इतना है कि लीवर से जो एंजियोटेंसिन रिलीज होता है उस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवा देता है। अगर मान लो यहाँ पर रेनिन ना होता तो इसमें ये कन्वर्ट ना हो पाता। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारा बन चुका है। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स से रिलीज होता है, लंग्स से एक रिलीज होता है एस की फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी इस एंजियोटेंसिन को जो कन्वर्ट कर दे। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है वो होता है एस। और जब भी एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है तो यह बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को अलग अलग तरीके से बढ़ाता है, वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, कहीं पे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, कहीं पर क्या काम करता है, इस पे काम करता है किडनी पे, नेफ्रॉन पे सोडियम बाहर जाता है, सोडियम के साथ साथ पानी जाता है और पानी जैसे उसके अंदर जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस हमें इतना याद रखना है कि एंजियोटेंसिन सेकंड जैसे ही बनता है तो वो बीपी को इंक्रीज करा देता है। ठीक है, इस तरह हमारा पूरी साइकिल वर्क करती है बीपी को बढ़ाने के लिए। हमें ऐसे ड्रग्स चाहिए, अगर मान लो किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो हमें ऐसे ड्रग्स चाहिए जो इस साइकिल को रोक दे। इस साइकिल को या तो एस को रोक दे, एंजियोटेंसिन को रोक दे, कैल्शियम चैनल को रोक दे। ठीक है, वो देखते हैं। देखो क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है ABCD मतलब ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। ये हमने ट्रिक बना रखी है इसकी। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आता है हमारा ए से, एस इनिबिटर। ऐसे ड्रग्स जो एस को रोक दे। ठीक है, एस को इनिबिट कर दे। और अगर एस इनिबिट हो गया तो हमें पता है कि अगर एस रुक गया तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एस ही तो उसको कन्वर्ट करवा रहा है। तो ऐसे ड्रग्स ले लो जो एस को इनिबिट कर दे। तो ये कौन से होते हैं, तो ये होते हैं प्रिल वाले ड्रग्स, जिनके लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, जिनके लास्ट में लगा हुआ होता है प्रिल। ठीक है, जैसे एनालिप्रिल, कैप्टोप्रिल। तो ये वाले जो ड्रग्स होते हैं, इन वाले ड्रग्स का काम क्या होता है, ये एस को इनिबिट करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने ये पिंक कलर से लिख रखा है। मान लो ये ड्रग्स ली, ड्रग्स में यहाँ पे नाम लिख देना इसका, कोई सा भी जिसके पीछे प्रिल लगा हो। तो ड्रग्स लिए, ड्रग्स से क्या होगा, डिक्रीज एंजियोटेंसिन सेकंड प्रोडक्शन। तुम्हें पता है कि अगर मान लो एस इनिबिटर लेंगे तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा।
तो डिक्रीज एंजियोटेंसिन सेकंड प्रोडक्शन, उससे हमारा बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब जो एंजियोटेंसिन सेकंड बन रहा है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो ये वाले जो ड्रग्स होते हैं इनके पीछे सार्टेन लगा हुआ होता है, जिन ड्रग्स के पीछे सार्टेन लगा हुआ हो तो समझ जाना वे क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अगर मान लो ये ड्रग्स लेते हो तुम, जैसे मान लो टेलमिसार्टेन लिया तुमने, तो ये क्या काम करता है, ब्लॉक कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को, और अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो बीपी बढ़ ही नहीं पाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग होते हैं उनके पीछे लोल लगा हुआ होता है, ठीक है, जैसे प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, ठीक है। अगर मान लो ये ड्रग्स लेते हैं, जैसे मान लो प्रोप्रेनोलोल लिया हमने, तो ये क्या काम कर देता है, ब्लॉक कर देता है बीटा 1 रिसेप्टर इन हार्ट, हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनको ब्लॉक कर देगा, और अगर वो ब्लॉक हो गया तो बीपी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मैं बात करूं तो इनके पीछे डिपीन लगा हुआ होता है सारे ड्रग्स के पीछे, ठीक है। अगर मान लो मैंने एम्लोडिपीन लिया ड्रग्स, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी वेसल्स डायलेट हो जाएगी, और डायलेट होने से बीपी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो नॉर्मल ब्लड वेसल है, मान लो इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है, अब मान लो इसको डायलेट करा दिया इसने, अब डायलेट हो गई, ऐसी हो गई, तो तुम्हें पता है कि अगर इतना सा रास्ता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और बड़ा रास्ता हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उससे भी क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की मैं बात करूं तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, थायजाइड और लूप डायूरेटिक्स। ये इनके काम करने के तरीकों पर बांटा गया है कि कौन वीक एक्शन होता है, किसका स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। अगर मैं थायजाइड की बात करूं तो इसके अंदर आता है क्लोरथायजाइड, यानी नाम के पीछे थायजाइड ही लगा हुआ होगा, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, दोनों सेम से नाम है, बस हाइड्रो लगा हुआ है। लूप डायूरेटिक्स के अंदर आता है जैसे फ्यूरेसेमाइड, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स हम लेते हैं, ये ड्रग्स क्या काम कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन। हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मिलती है, और नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी मिलती है, तो डीसीटी जब भी काम करती है जब हमें बीपी कम कराना हो, उसको सोडियम को बाहर निकालती है, और सोडियम के साथ साथ हमेशा वाटर बाहर जाता है, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, यानी ब्लड में से वाटर कम होता जा रहा है, तो हमें पता है बीपी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की।